गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र है क्या, पहले ये समझेंगे हम। तो देखो, आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास कोई आवेश है ये, ठीक है, और इस आवेश को हमने स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है हमने? स्थिर अवस्था में। तो हम क्या देखते हैं कि जब किसी आवेश को हम स्थिर अवस्था में रखते हैं तो इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? काल्पनिक क्षेत्र, जिसमें यदि किसी दूसरे आवेश को लाया जाए, ठीक है, जिसमें यदि किसी दूसरे आवेश को लाया जाए तो उस दूसरे आवेश पर, इस आवेश के कारण, इसको हम स्रोत आवेश बोल देते हैं एक्चुअल में, इस आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। और यहां यह माना जाता है कि ये जो Q0 आवेश है ना, इसका मान बहुत बहुत कम होता है QS से। क्यों भाई? यदि मान लो Q0 का मान ज्यादा हो गया, QS का मान कम हो गया, तो Q0 भी QS की तरह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। जब Q0 QS की तरह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा तो QS भी वहां पर आकर्षित हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें तो इस QS के विद्युत क्षेत्र को समझना है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस QS का मान हम इस Q0 की तुलना में ज्यादा लेते हैं, ताकि हम इसकी विद्युत क्षेत्र की शक्ति को, है ना, समझ सके कि मतलब इसके पास कितनी ताकत है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो Q0 का मान होता है ना, वो QS से बहुत कम होता है, और इस Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जब किसी स्थिर आवेश के क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है, और वो बल आपको पता है, लगने वाला बल क्या होगा? विद्युत बल होगा, कूलम बल होगा, जिसके कारण ये परीक्षण आवेश, जिसके कारण यह परीक्षण आवेश क्या करता है, या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। किस चीज पर डिपेंड करेगा आकर्षण और प्रतिकर्षण? डिपेंड करेगा कि ये परीक्षण जो आवेश हमने लिया है उसका नेचर क्या है, या फिर ये स्रोत आवेश का नेचर क्या है। तो हम बोलेंगे कि यदि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या कर देगा? इसको प्रतिकर्षित कर देगा। इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि परीक्षण आवेश का मान अपने सिलेबस में हमेशा Q0 प्लस 1 लिया गया है। क्या लिया गया है? +1। इसका मान फिक्स कर रखा है हमने, कितना? +1। एकांक धनावेश। क्या बोल रखा है इसको हमने? एकांक धनावेश, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्रैक्टिकल ये देखा गया कि प्रतिकर्षण बल ही विद्युत क्षेत्र की जांच करने का एक सही तरीका है। प्रायोगिक रूप से क्या देखा गया कि प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र की जांच आसानी से की जा सकती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि Q0 का मान हमेशा क्या लेते हैं? हम धनावेश लेते हैं। क्या लेते हैं? धनावेश। और इसकी वैल्यू भी हम बहुत कम लेते हैं। मान लो ये 2 है तो यहाँ ले लिया हमने, मतलब इस जगह पर हम 1 लेके चलते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि ये इससे कितना गुना बड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 1 लिया तो हमें पता लग गया कि इससे कितना गुना बड़ा हो गया? 5 गुना बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं, वापस परिभाषा सुनो, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर उपस्थित वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें यदि किसी दूसरे आवेश, दूसरे परीक्षण आवेश को लाया जाए तो वह दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है। वह क्षेत्र, वह स्थान क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? इस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा कितना बल लगाया गया,
कितना बल लगाया गया है। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा शक्तिशाली है। समझ में आई बात? विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा शक्तिशाली है। मान लो इसका मान 50 है, इसका मान 1 है, तो आपको पता है ऑब्वियसली कि बल ज्यादा 50 गुना ज्यादा लगेगा। मान लो इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, तो बल 2 गुना ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक परिभाषा बनाई विद्युत क्षेत्र की शक्ति की। किसकी परिभाषा बनाई? विद्युत क्षेत्र की शक्ति की। और उसको दिखाया किससे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस नाम से पहचाना हमने उसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस नाम से जाना हमने इसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं एक्चुअली में ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? देखो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, लेकिन यहां पर क्यू नॉट की एक लिमिट लगा दी हमने। क्या लेकिन लिमिट लगा दी? क्या बोल दिया कि ये जो क्यू नॉट की वैल्यू है ना, वो बहुत कम है। वो क्या है? बहुत कम है। इसको और क्लियरली अपन लिखते हैं यहाँ पे। बात तो वही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ? लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब हुआ परीक्षण आवेश का मान लगभग 0 के बराबर है, बहुत कम है ना? तो ऐसी स्थिति में परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो आराम से। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम्ब, तो E का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, आपसे विमा पूछे तो आप बोल दोगे M1 L1 T-2 A1 T1। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा? M1 L1 T-3 A-1। ये इसकी क्या आ गई? विमा आ गई। समझ में आ रही बात? तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? प्रति एकांक धनावेश। धनावेश बोल दो या फिर परीक्षण आवेश बोल दो। परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात समझ में आई? प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकदम क्लियर हो गया? अरे भाई, इसको ऐसे समझो, आपके पास इसको फील कराने के लिए हम क्या कहते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मानो ये मैग्नेट है, चुंबक, ठीक है, ये चुंबक का एन है और ये चुंबक का एस है। अब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सोचो क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब वैसे तो वो दिखता नहीं हमें, हम इसे देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरी चुंबक इसके पास लेके आते हैं। यहां रखी पहले चुंबक, तो पता लगा इसने इसको कुछ ने आकर्षित किया ना प्रतिकर्षित किया, ये एस है और ये एन है ना। धीरे धीरे हम इसको पास लेके आ रहे हैं, तो एक ये पॉइंट हुआ जिसके बाद ये इसको क्या करेगी, एकदम से आकर्षित करेगी यहां से, इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ इस चुंबक का, ये पॉइंट क्या हुआ इस चुंबक का, है ना, एक क्षेत्र बनाना स्टार्ट कर रहा है। ये इस चुंबक का लास्ट पॉइंट है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दूसरी चुंबक को लाया जाए तो इस चुंबक पर क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। लेकिन शर्त क्या, ये वाला चुंबक है ना, उसका मान इस चुंबक से कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि मान लो ये वाली चुंबक ज्यादा शक्तिशाली है तो ये वाली चुंबक इसको अपनी, मतलब ये वाली चुंबक इस वाली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो उस समय पर ये तो स्रोत चुंबक बन जाएगी और ये परीक्षण चुंबक बन जाएगी। ठीक है,
और पहले क्या बताया था मैंने आपको इससे पहले कि ये स्रोत चुंबक है और ये परीक्षण चुंबक है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर है। किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें यदि किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो उस परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा शक्तिशाली है इसको पहचानना क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर। फॉर्मूला हो गया ये, डायमेंशन हो गई ये, परिभाषा हो गई ये। ठीक है, अब ई वेक्टर नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट और क्लियर हुआ हमें, क्या कि जो ई है ना ये कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि दिशा क्या लिखेंगे, तो क्या बोलते हैं, दिशा कैसे लिखते हैं कि ई वेक्टर की दिशा परीक्षण आवेश की गति की दिशा पर निर्भर करती है कि परीक्षण आवेश जा किधर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका ये स्रोत आवेश धनावेशित है, कैसा है, धनावेशित, ये स्रोत आवेश कैसा है आपका, धनावेशित, तो हमें ये तो कंफर्म है कि इस परीक्षण आवेश को हम हमेशा क्या लेते हैं, धनावेश लेते हैं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो कैसा लेते हैं हम, धनावेश। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब इसकी दिशा किधर होगी भाई, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये हो गई हमारी ई वेक्टर की दिशा। कहने का मतलब यदि आपका स्रोत आवेश धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर होगी, समझ में। और यदि आपका स्रोत आवेश ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, अंदर की ओर होगी। बात समझ में, अंदर की ओर क्यों होगी, क्योंकि इस समय पर परीक्षण आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा, मान लो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, ये इसको आकर्षित करेगा और दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही, अब की बार दिशा कैसे हो जाएगी, इसमें अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंटर निकल गया है, ई वेक्टर सदिश राशि है जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत आवेश के लिए बाहर की ओर और स्रोत आवेश धनावेशी स्रोत आवेश के लिए बाहर की ओर और ऋणावेशी स्रोत आवेश के लिए अंदर की ओर होती है। बात समझ में आ गई आपको, विद्युत क्षेत्र एकदम से क्लियर हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हुई। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ डेरिवेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिंदुवत आवेश के कारण ई वेक्टर की गणना। टॉपिक क्या सबसे पहला, ई वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, या फिर ऐसे समझो आप, कैलकुलेशन of E vector due to point charge। टॉपिक क्या हो गया, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेशन करनी है ई वेक्टर की, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो आप एक चीज दिमाग में सेट करो कि भाई ई वेक्टर है ना, इस चीज को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई वेक्टर का जो फॉर्मूला हम कहां मिलेंगे ना आज के बाद, वो कहां मिलेंगे, F/Q0। ये जो निकाला था हमने फॉर्मूला, तो हम क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE वेक्टर। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लो। अच्छा, और सुनो, ये Q0 कौन सा आवेश है, जिस पर बल लग रहा है, परीक्षण आवेशित है, स्रोत आवेश तो बल लगाने वाला होता है, और Q0 कौन सा होता है, जिस पर बल लगाया जाता है। बात को बड़े ध्यान से सुनो, जिस पर बल लग रहा है, जहां भी कूलम्ब बल लगेगा वहां दो कंडीशन होंगी, एक आवेश तो बल लगाएगा और एक आवेश पर बल लगेगा। तो जिस आवेश पर बल लग रहा है ना, उस आवेश के परिमाण का हम यदि भाग दे दें, किसमें, विद्युत बल में, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है।
क्या मिल जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये एक आवेश है, इसको बोल दिया इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और आपसे कहा इस 5 माइक्रोकूलम के आवेश से इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 5 माइक्रोकूलम। मैंने कहा इस 5 माइक्रोकूलम आवेश से 5 मीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है इसके अंदर कि ये बताओ कि ई वेक्टर कितना है, कैलकुलेट ई वेक्टर, जब माध्यम क्या है इसमें, निर्वात है। हमने माध्यम क्या मान लिया यहाँ पे, निर्वात, माध्यम क्या माना हमने, निर्वात माना। तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले हम करने का तरीका देख लो, ई वेक्टर निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ। एफ क्या होगा बताओ इनके बीच का, एफ होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए ई वेक्टर, तो ई वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्यू नॉट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू नॉट क्या है, यहाँ पर जिस पर बल लगा है, किस पर बल लग रहा है, 1 माइक्रोकूलम पे, तो आंसर क्या आया, के 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 25 और 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम ने 1 माइक्रोकूलम को काट दिया, तो आंसर आ गया ई वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 25। अब इसकी वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मेरा जो एम था वो इसको सॉल्व करना नहीं था, मेरे को केवल ये समझाना था इसमें कि इस 1 माइक्रोकूलम का भाग हमने क्यों लगाया, ठीक है। फॉर्मूले में क्यू नॉट वो आवेश होता है जिस पर हम खुद, मतलब जिस पर हम ये चेक कर रहे हैं कि बल लग रहा है या फिर ये बल लगा है, जिस आवेश पर बल लग रहा है हमेशा वो आवेश कौन सा होगा, परीक्षण आवेश। कोई कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, दो आवेश है, एक बल लगाने वाला है, एक वो है जिस पर बल लग रहा है। जिस पर बल लग रहा है वो हमेशा कौन सा आवेश रहेगा, परीक्षण आवेश रहेगा। जो बल लगा रहा है वो हमेशा कौन सा आवेश रहेगा, स्रोत आवेश रहेगा। यदि आपको ई वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, जिस पर बल लग रहा है उसका भाग दे देंगे किसमें, पूरे कूलम बल के फॉर्मूले में। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका वो निकाल लेते हैं, क्या, डेरिवेशन। ये चीज समझ में आई ना आपको, तो डेरिवेशन बताओ क्या होगा। आप कहोगे हमें ई वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या, के Q1 Q2 की जगह में क्यू नॉट ले लेता हूं, है ना, आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया एफ, और यहां क्या लिख दूंगा मैं, आर क्या, एफ यही तो हुआ, बटे क्या करना है मेरे को, क्यू नॉट करना है। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को क्या कर दिया, काट दिया, तो क्या आ गया आंसर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या, ये इसका फॉर्मूला बन गया भाई। आपसे पूछा जाए कि बिंदुवत आवेश के कारण ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब सबसे बढ़िया फायदा पता क्या हुआ हमें, हमने एक चीज या थोड़ा ध्यान से देखो तो हमने क्या देखा कि ई वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफ वेक्टर है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि ई वेक्टर की सभी गणनाएं, जितनी भी गणना पढ़ेंगे ना, सभी गणनाएं ठीक उसी प्रकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार एफ वेक्टर की गणना की गई थी। कोई भी चेंज नहीं है, सारी कैलकुलेशन, सारे रिजल्ट्स हमारे ठीक उसी तरीके से प्राप्त होंगे जिस तरीके से हमने ई वेक्टर में करे थे, ठीक है। कहने का मतलब ये ई वेक्टर अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना भी, अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है, सिद्धांत की पालना
करता है, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करेगा, ठीक है। सारी कैलकुलेशन, सारे रिजल्ट्स उसी प्रकार प्राप्त होंगे जिस तरीके से हमने वेक्टर के किए थे, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत भी हम उस पर लगा चुके थे पहले, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना भी ये करेगा। हमने कहा बिंदुवत आवेश के कारण रिजल्ट चाहिए, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है, तो इसके लिए ड्राइव करो, मतलब ई वेक्टर के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत समझाओ कैसे होगा। तो आप क्या कहोगे, सोचो क्या होगा इसके अंदर। आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है अभी, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, ऑन ई वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यदि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें n आवेश उपस्थित है, तो उस निकाय पर लगने वाला उस निकाय की परिणामी ई वेक्टर, क्या बोलोगे, उस निकाय की परिणामी ई वेक्टर, उस निकाय में उपस्थित ई वेक्टर्स के वेक्टर सम के इक्वल हो, ठीक है। और ढंग से देखें तो ऐसा बोल सकते हैं, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई वेक्टर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। और ढंग से देखें तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, ई को क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर और आर आई कैप। तो ये इसका एक फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। समझ में आई बात। अरे आपसे कोई पूछ ले कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन ई वेक्टर बताओ, तो आपको एफ वेक्टर का पता है ना, ठीक उसी तरीके से हमें ई वेक्टर का लिखना है। क्या बोलेंगे, यदि किसी निकाय में n आवेश उपस्थित है, किसी निकाय में n आवेश उपस्थित है, तो उस निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर परिणामी ई वेक्टर का मान, है ना, शेष आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी ई वेक्टरों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस ई3 वेक्टर। डायग्राम से समझना है तो डायग्राम से समझ लो, यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। मान लो हमने एक चार्ज रखा Q0, यहाँ रखा Q1, यहाँ रखा Q2, यहाँ रखा Q3 और यहाँ रखा सपोज Qn। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, R1 वेक्टर, ये डिस्टेंस कितनी है, R2 वेक्टर। दिख रहा है क्या डायग्राम, चलो यहाँ अच्छे से बनाता हूँ, दोबारा देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको, चलो डायग्राम से और समझाता हूँ मैं इसको। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, मैंने कहा कि आपके पास इस तरीके से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास n आवेश है, Q1 Q2 कहीं भी मान लो Q1, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मतलब Q0 रखा हुआ है जिस पर हम परिणामी ई वेक्टर की गणना करना चाहते हैं। माना कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है R1 वेक्टर, ये डिस्टेंस कितनी है, माना ये डिस्टेंस है R2 वेक्टर, ये डिस्टेंस कितनी है, माना ये डिस्टेंस है Rn वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, सब पे परिणामी बल लगेगा, ऐसे लगेगा ना। तो हम क्या कहते हैं, ये तो इस पे बल लगाएगा, है ना, और ऐसे ये इस पे बल लगाएगा, ठीक है, और ये आपका इस पे बल लगाएगा। तो परिणामी बल इसकी वजह से तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से परिणामी बल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहो तुमको मत दिखाओ, बोले ये दिखा दिया मैंने, ऐसे बोल दिया ये, ठीक है ना। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका हो गया E1 वेक्टर, ये हो गया आपका E2 वेक्टर, ये हो गया आपका En वेक्टर। तो परिणामी ई वेक्टर क्या होगा, परिणामी वेक्टर होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E डॉट 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 लिख दो प्लस En वेक्टर। इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, केवल इस लेक्चर में हमें एक ही चीज बड़े ध्यान से समझनी है, और वो ये है, इस लेक्चर का पूरे का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जब भी ई वेक्टर ज्ञात करने को कहे कहीं पर भी, तो पहले जहां पर कह रहा है ना वहां जाकर, उस बिंदु पर जाकर आपको एक परीक्षण आवेश खुद को रखना है, वो देगा नहीं,
और दे देता तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देता है तो हमें परीक्षण आवेश का मान कितना रखना है, +1 माइक्रोकूलम। कितना रखना है, +1 माइक्रोकूलम। और वहां पे विद्युत बल लगा देना है। क्या लगा देना है, विद्युत बल। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ई वेक्टर का मान मिल जाएगा। +1 से फायदा क्या हुआ, देखो +1 से क्या फायदा हुआ, हमने एफ वेक्टर निकाला कितना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जब मैंने इसको +1 कर दिया तो हम डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, ई वेक्टर निकाल रहे हैं। तो हमने हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्यू नॉट को क्या रख दिया, +1 रख दिया। और परिभाषा भी इसी के साथ दे दी कि एकांक धनावेश, क्यू नॉट का मान कितना हो गया, एकांक धनावेश, है ना, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, ई वेक्टर कहलाता है। बात समझ में आ रही क्या आपको, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन। चलो पहले तो इजी लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा कि आपके पास ये एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2,3,5, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा कि इस स्रोत आवेश से 4,3,6 दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। 5 माइक्रोकूलम आवेश जो कि कहां रखा हुआ है, 2,3,5 पर रखा हुआ है, इससे 4,3,6 दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना करनी है। तो ई वेक्टर की गणना करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, जहां आपने बिंदु P माना है वहां पर एक आवेश मान लो, और वो आवेश क्या मान लो आप, +1 माइक्रोकूलम। और इस आवेश को गोला जरूर लगा लो, क्योंकि ये हमने माना है, ये आवेश एक्चुअल में क्या, परीक्षण आवेश, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, इसमें एफ वेक्टर। क्या निकालना है, एफ वेक्टर। फॉर्मूला क्या, के Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये तो फॉर्मूला है एफ वेक्टर का। और क्या करेंगे हम, इसमें Q0 का भाग दे देंगे तो ई वेक्टर मिल जाएगा। ई वेक्टर क्या हो जाएगा, के Q1 Q0 आर स्क्वायर Q0 आर कैप। तो फायदा क्या, Q0 से Q0 कट गया, और डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया के Q1 आर स्क्वायर आर कैप। के का मान हमें पता है, यदि कोई मीडियम नहीं दिया जाए तो के का मान कितना रखना है, 9 गुणा 10⁹9। Q1 का मान हमें पता कितना रखना है, 5। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर चाहिए मतलब दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो हम यह निकाल लेते हैं। आर वेक्टर कितना होगा, R2 - R1 करते हैं, तो 4 - 2 का तो आई कैप प्लस 3 - 3 का जे कैप प्लस 6 - 5 का के कैप। सॉल्व करा तो कितना आया आर वेक्टर, आर वेक्टर आया आपका 2i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, यही आया ना। इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण कितना हो जाएगा बताओ, परिमाण हो जाएगा इसका √, परिमाण कितना हो जाएगा, √। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये √5 हो गया। हमें क्या करना है एक्चुअल में, इसका स्क्वायर करना है। और यहाँ क्या लिख दोगे, 2i कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁻³ × 5 2i कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √5 लिख दो इसको मैं। √5 से फायदा क्या हुआ, यहाँ √5 बच गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा जितना करना है। मेरे को कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। क्या आएगा वैसे, 9√5 10⁻³ 2i कैप प्लस के कैप न्यूटन। तो हमने कुछ नया काम नहीं किया, इसमें फोर्स निकाला, केवल फोर्स ही तो निकाला। इससे क्या फायदा होगा 1 माइक्रोकूलम मानने से, कि आपने जो आवेश माना है ना, वो आवेश एज इट इज आपका नीचे आके कट जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल का लेते चलो सवाल। आपसे अब की बार कहा, ध्यान से सुनना, ये एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। यहाँ पर आवेश है -q, यहाँ पर आवेश है +q,
यहां पर आवेश है माइनस क्यू, यहां पर आवेश है माइनस क्यू। ठीक है, इसके सेंटर पर आपको क्या करना है, ई वेक्टर की गणना करनी है। हमने माना कि इसकी साइड कितनी है 1 माइक्रोकूलम, और क्यू बराबरी मैंने क्या मान लिया 1 माइक्रोकूलम है। क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, तो जिस बिंदु पर हमें ई वेक्टर ज्ञात करना है सबसे पहले वहां जाके पी लिखो और वहां पर एक आवेश मानो। कितना आवेश मानोगे 1 माइक्रोकूलम। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट कर लो आप, ये खुद की कहानी है, अंदर की कहानी है, अपने मन की कहानी है। क्या यहाँ पर हमने क्या मान लिया 1 माइक्रोकूलम मान लिया। अब इस पर बल लगेगा तो कौन कौन बल लगाएगा भाई इस पे, तो 4 आवेश इस पे बल लगाएंगे। ठीक है, माना कि ये हमारा पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये तीसरा आवेश है और ये चौथा आवेश है। तो पहले आवेश के कारण लगने वाला बल देखो कैसे होगा, ऐसे लगेगा बल, ये तो समझ में आता है। बल कैसे लगेगा इसमें, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अब देखो ये इसको खींचेगा या धक्का देगा, माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा, बात समझ में। अच्छा इसकी तरफ देखो क्या होगा भाई, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, इधर की तरफ क्या कर देगा, धक्का दे देगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से। इन दोनों का काम अपन ने कर लिया, इधर गया परिणाम ये बात। इसकी वजह से देखो क्या होगा भाई, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, खींच लेगा। इसकी वजह से देखो क्या होगा, इस वजह से बताओ क्या होगा, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो खींच लेंगे। अब खींचने की वजह से ये वाले फोर्स तो क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, बचा नहीं ना कुछ इसमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास फोर्स बचा केवल किधर, इधर की तरफ बचा, यही तो बचा। तो हम कह रहे हैं कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, यही आपका क्या है एफ नेट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई नेट भी क्या हो जाएगा, ई नेट भी आपका क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। ई ए वेक्टर की वैल्यू क्या यहां लिख देते हैं, ई ए वेक्टर क्या होगा बताओ, ई ए वेक्टर होगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ईवी वेक्टर क्या होगा आपका, ईवी वेक्टर होगा के क्यू आर ई सी, सॉरी ई सी वेक्टर क्या होगा आर कैप। बाकी दो तो कट जाएंगे, अब ये दो बचे हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं परिमाण, क्योंकि दिशा हमेशा किससे निकालते हैं हम, दिमाग से। ठीक है, दिशा किससे निकालते हैं, दिमाग से, इधर की तरफ। हमें केवल परिमाण से मतलब है, तो परिमाण हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ दो। ई ए का मान कितना, देखो के कॉमन है, क्यू का मान सेम है, आर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई ना, है ना, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स है ए बाय √2, 1 मीटर। हाँ 1 मीटर ले लेते हैं डिस्टेंस को, 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/√2 हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें केवल वैल्यू रखनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा 2k q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब वैल्यू रख दो, तो 2k की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, q की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आर कैप। ठीक है, अब आर कैप का मतलब क्या हुआ, हमें दिशा दिखानी है, तो हम क्या कहेंगे ओ से ए की तरफ। यदि मान लो हमने इस बिंदु को ओ माना है या पी माना है, तो ओ से ए की तरफ, तो इसको तो हटा के हम क्या लिख देंगे ओ ए वेक्टर की दिशा में। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 2 दूनी के 4, 4 नाम 36, 36 गुणा 10 की घात प्लस 3, क्या न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई आपको, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं ना। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कई सारे हैं, है ना, लेकिन पैटर्न सबका यही रखना है आपको। पैटर्न समझ में आया ना किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं अपन। ठीक है, अब की बार मैंने कहा आपसे कि भाई ये आपकी एक्स अक्ष है, क्या है आपकी ये एक्स अक्ष, और ये एक्स अक्ष का मूल बिंदु है।
ठीक है। इस मूल बिंदु के दोनों ओर हम चल रहे हैं, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मीटर में दे रखे डिस्टेंस आपको। इधर चले तो -1 -2 -3 और ये मान लो आपका 4 है। ठीक है, मैंने अपना परीक्षण आवेश रखा यहां पर, मतलब आपको इस बिंदु पर ई वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है यदि सभी दूरियों पर रखा गया मान 2 माइक्रोकूलम्ब है। सबकी वैल्यू फिक्स है, कितनी रख रखी है हमने 2 माइक्रोकूलम्ब। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस बिंदु पे निकालना है, इसके कारण इस पे निकालना है, इस बिंदु के कारण इस पे निकालना है। तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर होगा, है ना, समझ में आया। तो इसको बोल दूंगा मैं E1 वेक्टर, समझना ध्यान से। इसी प्रकार ये इस पे लगाएगा फोर्स, तो इसकी वजह से लगने वाला कितना होगा, E-1 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लो, अच्छे से देख लो, दोबारा देखो बड़े ध्यान से। ये आपका O बिंदु है, ध्यान से समझना। ये O बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है। जब ये वाला आवेश, ये बल बिंदु है ना, यहां पर जो आवेश रखा है वो इस पे बल लगाएगा, तो दिशा किधर जाएगी, इधर जाएगी। और ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा, दिशा किधर जाएगी, इधर। दोनों के परिमाण और दूरी समान है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ऐसे ही दो इस पे बल लगाएगा, मतलब ये दो इस पे बल लगाएगा तो इधर जाएगा, ऐसे ये वाला दो इस पे बल लगाएगा तो ये इधर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही 3 इस पे बल लगाएगा तो इधर जाएगा, 3 इस पे बल लगाएगा तो इधर जाएगा। रीजन कैंसिल करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि दूरी समान है, आवेश समान है, तो बल का मान भी समान आएगा। बल का मान समान आएगा तो ई वेक्टर समान आएगा, ई वेक्टर समान आएगा और दिशा क्या है उनकी, विपरीत। तो बराबर विपरीत बल हो गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एक बल ज्यादा लग रहा है 4 वाला, तो यहाँ पे लगेगा ई वेक्टर ड्यू टू 4, और वो कितना होगा, के क्यू, क्यू कितना 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर, 4 का स्क्वायर। समझ में आई बात। और दिशा कहां से कहां तक हो गई, ये हो गई, इसको मैं नाम देता हूं मान लो पॉइंट ए और इसको कह देता हूं बी। तो इसने इस पे फोर्स लगाया तो बोल देंगे बी से ए की ओर, ठीक है, बी से ए की ओर। या फिर ऐसा बोल सकते हैं माइनस आई कैप डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्स की दिशा हो जाएगी दिशा इसकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, 2 गुणा 10 की घात -6 डिवाइडेड बाय 16 करा, इसको सॉल्व करा तो ये बना 8, 9 8 जब 1 पॉइंट कुछ बनाएगा शायद, है ना, और 10⁻³ मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो किताब में अपने कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपका काम है आज का होमवर्क, मान लो आप इसको होमवर्क है। आपके पास बुक तो होगी नहीं, लेकिन अभी होमवर्क कैंसिल हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उनको कर लेना केवल आप, है ना। स्टार्ट करें करना, चलो। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपको, इस आइसोलेटेड ट्राइंगल जिसकी साइड ए है, चार्ज क्यू क्यू, है ना, है ए बी सी। क्वेश्चन है सी पर टी वेक्टर फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैंने एक स्क्वायर लिया, यहां वैल्यू रखी 2 माइक्रोकूलम्ब, यहां वैल्यू रखी 2 माइक्रोकूलम्ब, यहां वैल्यू रखी 2 माइक्रोकूलम्ब, यहां वैल्यू रखी 2 माइक्रोकूलम्ब। आपसे पूछा सेंटर पर ओ पर ई वेक्टर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपसे कहा ये 5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर ज्यादा हो जाएगी, 4 मीटर है,
तो आपको करना क्या है, ये आवेश ए है, ये आवेश बी है, ठीक है। आपको करना है बिंदु सी पर, कहां पर, सी पर, सी पर ई वेक्टर की गणना करनी। तीनों क्वेश्चंस को उतारो और क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से, आपको केवल एफ वेक्टर निकालना है, एफ वेक्टर ही निकाल लो बस। क्यू नॉट को क्या मान लो आप, जैसे सी बोला मैंने, सी पे क्या रख दो, परीक्षण आवेश, सॉल्व कर लो। ओ पर क्या रख दो, परीक्षण आवेश, सॉल्व कर लो। सी पर क्या रख दो, परीक्षण आवेश, सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन और, एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं कितने कर पाते हो। अब की बार क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एम द्रव्यमान का एक गोला रखा हुआ है जिस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर एम जी, और एक विद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर ई वेक्टर, ऐसे लग रहा है, ठीक है। और ये गोला है ना, वो संतुलित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है गोला, संतुलित अवस्था में है। गोला कैसी अवस्था में लिया हमने, संतुलित अवस्था में। तो आपको बताना है इस गोले की, इस गोले का घनत्व क्या होगा यदि इसकी सभी भौतिक राशियों को प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, ये कुछ इजी सवाल है। बाकी आपको जब भी किताब मिल जाए, कहीं से भी आपका जुगाड़ हो जाए किताब का, या फिर जहां भी आपको ई वेक्टर के क्वेश्चन दिखे वहां से आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना, या फिर कॉल करके पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा फाइनली। इसका